नमस्कार। राजेंद्र जी मेरे मित्र थे, मैं साहित्यकार नहीं हूँ। और राजेंद्र जी आपको संबोधन करके कह रहा हूँ कि ये तस्वीर तेरी दिल मेरा महलाने की थी। बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व मुझे लगे और करीब 48 वर्ष से हमारे बीच में कभी कोई जुड़ाव नहीं आया। ऐसा समर्पित व्यक्ति कहानी और उपन्यास के लिए कि दूसरी किसी विधा पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। सुर और ताल, इनके संपादकीय में बहुत सुर और ताल से निबद्ध होते थे और इतना बढ़िया कथक करती है, अनन्य है उनके लिए। उसके कथक के देखने में उनको कोई विशेष रुचि नहीं रहती थी, इतने समर्पित थे। राजेंद्र जी के बारे में साहित्यकार के रूप में तो बहुत लोग बोलेंगे, मैं व्यक्ति के रूप में बोलूंगा। हमारी मित्रता निरंतर बनी रही, एक आश्चर्य है। राजेंद्र जी बहुत अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। मैं विवेक जी से सहमत नहीं हूँ कि वो क्षमा याचना भी कर लेते थे। हमारी महफिलें होती थी, न मालूम कितने आदमी जुड़ते गए और कितने निकलते गए, काफी संख्या बड़ी होगी। और उनको या तो उनका औरा पसंद नहीं आया, या उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई, या भावभंगिमा पसंद नहीं आई, तो किनारा कर लेते थे। कई कहानियां हैं ऐसी, पर समय नहीं है। एक उदाहरण जरूर दूंगा। शानी भोपाल से आए तो राजेंद्र जी यहाँ लाए दिल्ली में उनको, और हमारी कई महफिलें उनके साथ रही। भी पता नहीं क्यों दूरी आ गई। मैंने पूछा राजेंद्र जी क्या बात है, कि छोड़ो इसको। सिर्फ एक जगह मैंने उनको अनकॉम्प्रोमाइजिंग से हटते देखा है, वो है अनिवेद जी अगर यहाँ बैठे हों तो उनके बीच में कोई बात हो गई थी और फिर राजेंद्र जी ने उनको फोन किया। अदरवाइज आई थिंक ही वाज अनकॉम्प्रोमाइज। इतने दृढ़ थे अपने धारणाओं पर। एक बड़ी अच्छी बात है कि आप जो सोचते हैं, जैसे धारणा आपने बनाई है, उस पर बिल्कुल कायम रहे। दूसरी खास बात एंटी एस्टैब्लिशमेंट की है। राजेंद्र जी को एंटी एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी मिल जाए तो उसके साथ हो लेते थे। अब वो सिवाय नरेंद्र मोदी के, चाहे राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो, राजेंद्र जी कोई विशिष्ट विचारधारा रही होगी ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। वो उसके साथ जुड़ जाते थे, उसको सहयोग देते थे, बुलाते थे। मेरी भी पहली मुलाकात सतीश कुमार के साथ हुई, जो पहले जैन मुनि थे, वहां से निकलकर साइकिल में पैदल यात्रा की दुनिया भर की, एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, और उन्हीं के जरिए मिले बुद्धमती श्याम सुखा और उनके साथ। और कितनी अनकॉम्प्रोमाइजिंग वो हूँ, कितना ही मैं हूँ, हमारी मित्रता बराबर कायम रही। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का एक और उदाहरण दूंगा, शायद मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूँ। हंस जब निकला तो हमने करीब 2-3 साल लगा दिए। पंच प्रकाशन पत्रिका, 4 पत्रिकाएं निकलेंगी। अजीत जी हमारे एडवोकेट थे, और वो 2-3 साल के बाद भी जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, कौन जिम्मेवार रहा होगा। अब राजेंद्र जी तो मुझे जिम्मेवार ठहराया, हम 3-4 आदमी थे, पर वो जहाँ वो खड़े हैं वहां वो खड़े रहे, जहाँ हम खड़े रहे थे वहां हम खड़े रहे। पैसे की बात नहीं थी। एंटी एस्टैब्लिशमेंट में आप देखिए, तस्लीमा नसरीन यहाँ जब आई दिल्ली में तो सबसे पहले राजेंद्र जी ने संपर्क किया और उनको अपने यहाँ बुलाया। और तस्लीमा जी ने हमको, मैं उनके साथ ही रहता था महफिलों में। महफिल उनकी महफिल तो बस अजीब गुरुत्वाकर्षण था उसमें, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी गुरुत्वाकर्षण था। और जो उनसे चिपक गया वो भी निकल ही नहीं पाता था। जैसे भरत कहाँ गए, वो कहने लगे मैं तो आजीवन नहीं छोड़ूंगा इनका साथ। उनको बहुत लोग छोड़ भी चुके हैं, तो वो फिर बात पार नहीं पड़ी, अनकॉम्प्रोमाइज रहेंगे, पर हमारी मित्रता कायम रही। अब एक और हमारा आपस का किस्सा है कि वो एक अरविंद जैन, जो उनके बहुत निकट के थे सहयोगी, बाद में हट गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मैं जन्म से जैन हूँ, सही अर्थों में जैन नहीं हूँ, पर ये याचिका दायर की कि बाल दीक्षा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैनियों में बाल दीक्षा होती है, और इसमें राजेंद्र जी का सहयोग था या राजेंद्र जी गाइडेंस थी, राजेंद्र जी उसको कर रहे थे।
और इसका विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जिम्मा दिया गया समाज द्वारा। और मैं राजेंद्र जी से मेरी बहस होती रही। मैंने कहा साहब ये खून की बात है, मैं सही अर्थों में जैन नहीं हूँ, पर परंपराओं से चली आ रही चीजें उसमें सरकार क्यों हस्तक्षेप करे। मैं खुद नहीं चाहता बाल दीक्षा हो, पर सरकार से फैसला लेकर धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन किया जाए, ये मंजूर नहीं है। काफी दिनों तक ये चला, यानी कई जगह उनको ले जाया गया, मैं गया, पर हमारे आपस के संबंधों में कोई फर्क नहीं रहा, कभी नहीं आया। लास्ट हम 18 अनिवेश जी के यहाँ मिले थे, उनका बर्थडे था 18 अक्टूबर को। तब जाकर लगा कि वो कुछ बीमार हैं, खाना कम खा रहे हैं, खाने के बड़े शौकीन थे और तरीदार खाना खाते थे। मैं उनको कहता था कि आपका लीवर गड़बड़ है, बीच में लीवर के लिए इतना ट्रीटमेंट कराया, फिर दोबारा रचना ऑलमोस्ट उनको पुनर्जीवित करके लाई। रचना ने जो काम किया है, जो अपने पिता की देखभाल की है, वो एक मिसाल है। तो आपका लीवर कमजोर है, सांस की तकलीफ है, और वो तरीदार खाना खाते थे और शुगर बहुत ज्यादा है, फिर भी मीठा तो हलवा नहीं छोड़ सकते थे। अक्टूबर में 2 बार मिले और उन दोनों मौकों पर उनकी काफी भूख भी कम हो गई थी और बस 9 बजे खाना लगा दो। तो ये जो उनका भोजन का प्रेम था, संभवतः इस शुगर को बढ़ाने में कामयाब रहा। और भोजन के अलावा हालांकि मनोज जी बहुत मना करते थे, रचना बहुत मना करती थी, फेफड़े थोड़े कमजोर हो गए थे, तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पर धुआं भी निकाल दे रही थी। 18 तारीख को तो थोड़ा बहुत निकाला ही था। तो ये सब बातें अब उनके जीवन संबंधी है। समय मुझे 2 मिनट का दिया है और मेरे इतने लंबे चौड़े संस्मरण बड़े बड़े हैं, इतने उनके शिष्य हैं, बात मानने वाले हैं। एक उदाहरण और दूंगा, ओम गांधी जी आए हो तो एक नरेंद्र मोदी का कोई भाषण था, तो उन्होंने अच्छा नहीं लगा शीर्षक उसका। मैंने उनको फोन किया, तो आपने ऐसा शीर्षक क्यों दिया? अगर कांग्रेस वाले यही कहते तो क्या आप यही शीर्षक देते? तो ओम गांधी जी का, मुझे तो राजेंद्र जी ने कहा कि जहाँ भी ओम नरेंद्र मोदी का नाम आए उसको खूब डांट कर लिखो, उसके बारे में डट कर लिखो। तो अपने विचारधारा पर इतने वो मजबूत रहे, अंत तक मजबूत रहे, कोई उनको मेरे ख्याल से खरीद नहीं सका कभी भी। काफी पुरस्कार लौटाए। तो अब तो हमें गम ये है कि अब मैं होगी नहीं, क्या गाने की लाइन है, अब ना होगी महफिल काम की, अब तुम्हारे बिना महफिल काम की नहीं। तो राजेंद्र जी के बिना अब महफिल काम की नहीं रहेगी, पर फिर भी मेरा विश्वास है कि कोई आदमी इसका जिम्मा लेगा और कम से कम महफिल तो चलेगी। एक बार अशोक चतुर्वेदी के साथ मैं बैठा था, राजेंद्र जी के साथ कोई टेलीकास्ट हो रहा था, तो वो कविताएं तो निरर्थक है, राजेंद्र जी बोले। तो एक तो ये बात है कि कोई हमारी महफिलों का जिम्मा ले, और दूसरी बात ये रचना से कि रचना जिस तरह तुमने उनको जीवन दान दिलवाया एक बार, तो हंस भी कायम रहे, बना रहे, उन्हीं के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन समय के अनुसार करना पड़ता है वो करें। मेरा बड़ा उस पर डिस्कशन होता था उनसे कि ये थोड़ा सा एकदम टू वन साइडेड, बट एनीवे, तो रचना ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि ये हंस चालू रहे। तुम्हारा क्षेत्र संगीत है, लेखन पठन में इतनी रुचि नहीं है, उनकी संगीत में रुचि नहीं थी। तो इसी भावना के साथ जो भी उनकी विरासत हमें मिली है, यानी यारों में तो महफिल और साहित्य में हंस, ये दोनों बराबर निरंतर चलते रहें उसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।